नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 12 दिसंबर सन 2024। सबसे पहले आज की सुर्खियां। जिला न्यायालय भिवानी में आई चपरासी के पदों पर भर्ती 8वीं पास कर सकते हैं आवेदन। हरियाणा में फैमिली आईडी में तुरंत करवा लें यह काम, वरना कट जाएगा राशन कार्ड से नाम। हरियाणा में 31 मार्च तक लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून, जानिए क्या है इनकी खासियतें। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 53% डीए के बाद सरकार ने बढ़ाए 2 और भत्ते। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, हिसार सिरसा तक होगा कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन का विस्तार। हरियाणा में शहरों की सरकार चुनने का इंतजार होगा खत्म, चुनाव आयोग ने वोटर्स लिस्ट का शेड्यूल किया जारी। हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी, इग्नू से BA MA के लिए री रजिस्ट्रेशन शुरू, जानिए री रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख। हरियाणा के PWD विभाग में होंगे ऑनलाइन तबादले, आदेश हुए जारी। सरकारी नौकरी अपडेट, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में असिस्टेंट के 500 पदों पर भर्ती, 17 दिसंबर से शुरू आवेदन, ग्रेजुएट्स कर सकते हैं अप्लाई। दुनिया भर में मेटा प्लेटफॉर्म के सभी ऐप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और थ्रेड्स मैसेजिंग ऐप करीब 3 घंटे डाउन रहे। करीब 12 दिसंबर सुबह 2 बजे सर्विस ठीक हो पाई। और राजस्थान, MP और दिल्ली में कोल्ड डे, पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा। माउंट आबू में तापमान 0 डिग्री के करीब पहुंचा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में शीतलहर का दौर जारी है और सुबह होते ही ठंडी हवाओं से दो चार होना पड़ रहा है। आलम यह है कि अत्यधिक ठंड के कारण घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। वहीं घरों की टंकियों में रखा पानी बर्फ जैसा महसूस हो रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान दिन के तापमान में 3.7 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। सबसे कम तापमान हिसार के बालसमंद में यानी 3.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ों पर बर्फबारी होने के कारण हरियाणा में लगातार दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग द्वारा प्रदेश में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। IMD द्वारा दी जानकारी के अनुसार आने वाले 3 से 4 दिनों तक पंचकुला, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, पलवल, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी में शीतलहर चलेगी। 13 दिसंबर को फिर मौसम करवट लेगा और तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भिवानी में चपरासी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही हैं। पुरुष या महिला उम्मीदवार जो भी इच्छुक हैं वह अपने लिए आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार 8वीं पास होना आवश्यक है। उम्मीदवार के पास 8वीं कक्षा में हिंदी एक विषय के रूप में होना जरूरी है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। इंटरव्यू की तिथि 4 से 10 जनवरी 2025 रहेगी। इंटरव्यू का स्थान सभी उम्मीदवार भिवानी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में अपने दस्तावेजों के साथ सुबह 10 बजे रिपोर्ट करें। इंटरव्यू दोपहर 1:30 बजे बाद शुरू होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 दिसंबर 2024 रहेगी। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को हरियाणा पहुंचे। हालांकि यहां वो किसान आंदोलन पर बोलने से बचते हुए नजर आए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हरियाणा सरकार ने 23 फसलों को MSP पर खरीदने का फैसला किया है, इसके लिए सरकार को बधाई। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाणा तो धान का कटोरा है, यहाँ का धान पूरी दुनिया में जाता है। हमने किसानों के लिए बासमती के निर्यात पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस खत्म करने का फैसला लिया है। इससे किसानों को फायदा पहुंचेगा। वहीं किसानों और गरीबों की सेवा भगवान की पूजा है। किसान आगे बढ़े। केंद्रीय कृषि मंत्री कुरुक्षेत्र में गीता जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। उनके साथ CM नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। यहाँ शिवराज सिंह चौहान ने 1 नेशन 1 इलेक्शन की वकालत की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये चुनाव तो होते ही रहेंगे, इसलिए संविधान में संशोधन करके सभी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव 5 साल में एक बार एक साथ होने चाहिए। हरियाणा में फैमिली आईडी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अगर आप भी किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने फैमिली आईडी में आय का सत्यापन करना बहुत जरूरी है। इसके बाद ही आप सरकारी स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। सरकार आपके द्वारा बताई गई आय पर विचार नहीं करती है। सरकार की ओर से आपकी आय की जांच की जाती है। पूरी जांच के बाद ही जांच में पाई गई आय का सत्यापन किया जाता है। जब से हरियाणा में फैमिली आईडी से BPL लिस्ट जारी कर दी गई है, लोग परेशान हो गए हैं क्योंकि सरकार ने फैमिली आईडी के माध्यम से एक नई लिस्ट जारी कर दी है और कई राशन कार्डो में कटौती भी की गई है। अब जिन लोगों के राशन कार्ड काट दिए गए हैं वे जानना चाहते हैं कि किस कारण से उनके राशन कार्ड काट दिए गए हैं। तो इसके मद्देनजर सरकार ने फैमिली आईडी में एक नया विकल्प जारी किया है। अब आप देख पाएंगे कि आपकी आय को पारिवारिक आईडी में कितना सत्यापित किया गया है। सरकार ने फैमिली आईडी में एक अलग विकल्प दिया गया है। आपको बता दें कि पहले ऐसा कोई विकल्प नहीं था और कोई नहीं जानता था कि उनकी पारिवारिक आईडी में कितनी आय का सत्यापन किया गया था। लोग अपने द्वारा लिखी गई आय को सही मानते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था।
धर्मनगरी स्थित पवित्र सन्निहित व ब्रह्म सरोवर गीता जयंती के अवसर पर बुधवार को दीपोत्सव से जगमग उठे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गीता जयंती के पावन पर्व पर मंत्रोच्चारण और शंखनाद की ध्वनि के बीच सन्निहित सरोवर में दीपदान किया, तो वहीं हजारों श्रद्धालु दीपोत्सव के लिए अगाध श्रद्धा के साथ उमड़ पड़े। दुनिया भर में गीता के श्लोक गूंजे। सुबह 11 बजे थीम पार्क में एक साथ गीता पाठ किया गया। इसमें पवित्र ग्रंथ गीता के पहले श्लोक, मध्यस्थ और अंतिम श्लोक का उच्चारण किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्राचीन एवं ऐतिहासिक सन्निहित सरोवर के तट पर गीता जयंती के दिन दीपोत्सव मनाना एक गौरव का विषय है। इस दीपोत्सव से पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों की रोशनी विश्व के हर जनमानस तक पहुंचेगी। इससे हर मानव का जीवन अलौकिक और विकसित होगा। अपने संबोधन में सीएम नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया कि अब थीम पार्क केशव पार्क कहलाएगा, तो वहीं कुरुक्षेत्र के सभी स्कूलों में आज छुट्टी कर दी गई है। नए साल से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक साथ दो बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी यानी 53% महंगाई भत्ते के बाद केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के 2 और भत्ते बढ़ा दिए हैं। इससे इन केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होने वाली है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार जब डीए 50% या फिर उससे ज्यादा हो जाता है तो अन्य भत्तों में 25% की बढ़ोतरी की सिफारिश की जाती है। इसके तहत 1 जनवरी 2024 से 13 प्रमुख भत्तों में 25% की बढ़ोतरी लागू की गई है। अब महंगाई भत्ते के अलावा 2 नए भत्ते बढ़ाने की भी घोषणा कर दी गई है। सितंबर 2024 में ड्रेस अलाउंस और नर्सिंग अलाउंस में बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के 17 सितंबर 2024 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार जब डीए 50% तक बढ़ता है तो ड्रेस अलाउंस में 25% की बढ़ोतरी की जाती है। सभी सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरी में कार्यरत नर्सों को यह भत्ता दिया जाता है। मंत्रालय के अनुसार डीए के 50% होने पर नर्सिंग अलाउंस में भी 25% की बढ़ोतरी की जाती है। यह निर्देश केंद्रीय अस्पतालों जैसे एम्स, PGI-MER, JIP-MER आदि के लिए भी लागू है। 3 नए आपराधिक कानून हरियाणा में 31 मार्च तक पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सीएम नायब सिंह सैनी के साथ बैठक की थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया है। साथ ही इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, राज्य के मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी और पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा सरकार को तकनीक के उपयोग पर बल देते हुए कहा कि राज्य के हर जिले में 1 से अधिक फोरेंसिक मोबाइल वैन उपलब्ध होनी चाहिए। अमित शाह ने कहा कि 0 FIR की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी डिप्टी सुपरिटेंडेंट लेवल के अधिकारी को हो और प्रदेशों के हिसाब से अन्य भाषाओं में इनका अनुवाद सुनिश्चित हो। राज्य के पुलिस महानिदेशक सभी पुलिसकर्मियों को निर्देशित करें कि समय पर न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता है। साथ ही आपको बताते चलें कि 3 नए आपराधिक कानूनों की विशेषताएं क्या है। तो पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। साथ ही राजद्रोह की जगह देशद्रोह अपराध बना है। मॉब लिंचिंग के मामले में अब आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा होगी। वहीं पीड़ित कहीं भी FIR दर्ज करवा सकते हैं। जांच की प्रगति रिपोर्ट भी मिलेगी। किसी भी प्रदेश को एक तरफा केस वापस लेने का अधिकार नहीं होगा। पीड़ित पक्ष की सुनवाई होगी। तकनीक के इस्तेमाल पर जोर, FIR, केस डायरी, चार्जशीट और जजमेंट डिजिटल होंगे। तलाशी और जब्ती में ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी। साथ ही गवाहों के लिए ऑडियो व वीडियो के बयान रिकॉर्ड कराने का विकल्प भी होगा। 7 साल या फिर उससे अधिक सजा के अपराध में फोरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा सबूत जुटाना अनिवार्य किया गया है। पहली बार के अपराधी के ट्रायल के दौरान 1/3 सजा काटने पर ही जमानत दी जाएगी। साथ ही भगोड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य माने जाएंगे और भगोड़े अपराधियों की अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलता रहेगा। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर चला आ रहा इंतजार खत्म होने वाला है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के दखल के बाद राज्य चुनाव आयोग निकाय चुनाव को लेकर सतर्क हो गया है। तय किया गया है कि इसी महीने तक जरूरी बदलाव करने के बाद अगले साल 6 जनवरी तक मतदाता सूची फाइनल कर दी जाएगी। राज्य चुनाव आयोग कमिश्नर धनपत सिंह ने प्रदेश के सभी जिलों के DC और नगर निगम कमिश्नर सहित अन्य अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य चुनाव आयोग ने वोटर्स लिस्ट के अंतिम प्रकाशन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। धनपत सिंह ने बताया कि 16 दिसंबर तक पूर्व में प्रकाशित की गई अंतिम वोटर्स लिस्ट का वितरण कर दिया जाएगा। संबंधित वोटर्स लिस्ट के आधार पर ही राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव का आयोजन हो चुका है। अब निकाय स्तर पर सभी बूथों पर 17 दिसंबर को वोटर्स लिस्ट का प्रारंभिक ड्राफ्ट रखवाया जाएगा, जिससे कि इन वार्डों के वोटर मतदाता सूची में अपना नाम, फोटो, पता आदि देख सकेंगे। ड्राफ्ट के आधार पर वोटर्स लिस्ट में संशोधन के लिए नए वोट बनवाने, कटवाने और संशोधन के लिए 23 दिसंबर तक फॉर्म जमा करवा सकते हैं। इसके बाद 6 जनवरी को नए वोटर्स लिस्ट का अंतिम प्रकाशन होगा। संशोधित वोटर लिस्ट के आधार पर ही निकाय चुनाव करवाए जाएंगे। हरियाणा में 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 23 नगर पालिकाओं के चुनाव लंबित हैं। हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट 1994 की बात की जाए तो निगम पार्षदों का कार्यकाल समाप्त होने के 6 माह के अंदर चुनाव करवाना जरूरी होता है।
हरियाणा में रेल यात्रियों को एक अच्छी खबर मिलने की उम्मीद जगी है। वर्तमान में हिसार से यूपी जाने के लिए यात्री दिल्ली से ट्रेन पकड़ने या फिर गोरखधाम एक्सप्रेस ट्रेन पर ही निर्भर हैं। लेकिन अब भिवानी से प्रयागराज के बीच सफर करने वाली कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन का हिसार और सिरसा तक विस्तार करने की योजना बनाई गई है। हरियाणा में रह रहे यूपी खासकर पूर्वांचल के लोग कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन की हिसार और सिरसा तक विस्तार करने की लंबे समय से मांग उठा रहे हैं। इस संबंध में रेलवे से कई बार पत्राचार किए गए हैं और अब जाकर रेलवे बोर्ड ने बीकानेर डिवीजन को पत्र लिखकर इस ट्रेन के विस्तार को रिपोर्ट मांगी है। रेलवे बोर्ड ने कहा है कि यह ट्रेन भिवानी में 9 घंटे तक खड़ी रहती है, क्यों न इसका विस्तार हिसार और सिरसा तक कर दिया जाए। हिसार और सिरसा तक विस्तार देने से इसमें यात्रियों की संख्या में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। सप्ताह के 7 दिन संचालित होने वाली कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन भिवानी जंक्शन से शाम 7:40 पर रवाना होकर 9:25 सुबह कानपुर पहुंचती है। कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन भिवानी, रोहतक, बहादुरगढ़, पुरानी दिल्ली, शाहदरा, गाजियाबाद, टुंडला, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज और कानपुर सेंट्रल के रास्ते फतेहपुर होते हुए प्रयागराज का सफर तय करती है। इस ट्रेन के हिसार और सिरसा तक विस्तार करने से लाखों लोगों को फायदा पहुंचेगा। हरियाणा की मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। गुरुग्राम नगर निगम ने शहर में पेयजल समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए 49 सेक्टरों में पानी की लाइनों को बदलने की योजना बनाई है। सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 57 तक करीब 86.65 वर्ग किलोमीटर लंबी पानी की पाइपलाइनों को बदला जाएगा। गुरुग्राम नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि सभी पाइपों को नवीनतम मानक के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा ताकि लोगों को 24 घंटे जलापूर्ति मिल सके। इसको लेकर तकरीबन 563.67 करोड़ रुपए की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार की गई है। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजा जाएगा। इस योजना से प्रतिदिन लाखों लीटर पानी की बर्बादी को भी रोका जा सकेगा और हर क्षेत्र के लोगों को पूरा पानी भी मिल पाएगा। गुरुग्राम शहर के लोग इन दिनों पानी लीकेज, जलापूर्ति, घरों में गंदे पानी की आपूर्ति समेत कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। पानी की बचत के लिए नगर निगम की ओर से नई योजना के अनुसार सभी घरों में पहली बार बिजली वाले पानी के मीटर भी लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पंजाब में सत्तासीन आम आदमी पार्टी यानी आप ने एक बड़ा ऐलान किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव अकेले अपने दम पर चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी। उन्होंने बताया कि पार्टी अपने सिंबल पर चुनावी रण में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार सहित कई अन्य शहरों के लिए होने वाले निकाय चुनाव के लिए पार्टी बहुत जल्द अपने उम्मीदवार घोषित करेगी। पार्टी ने सदैव ईमानदार व्यक्तियों को टिकट दिया है और इसी पॉलिसी को ऐसे ही जारी रखा जाएगा। कांग्रेस के साथ गठबंधन में निकाय चुनाव लड़ने को लेकर सुशील गुप्ता ने साफ इनकार कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में विधानसभा चुनाव लड़ती तो निश्चित ही वर्तमान नतीजे अलग होते। कांग्रेस हाईकमान की मंशा थी कि आपके साथ गठबंधन में चुनाव लड़े, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस के कुछ नेताओं के कारण गठबंधन नहीं हुआ और चुनाव परिणाम बदल गया। किसानों के मुद्दे पर सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वे किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। किसानों को दिल्ली जाने से रोका जाना गलत है। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से किसानों के लिए किए गए वादों को भुला दिया गया है। इन्हीं वादों को याद दिलाने के लिए किसान सड़क पर उतरे हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू में जनवरी 2025 सत्र के लिए सभी बैचलर्स और मास्टर पाठ्यक्रमों में री रजिस्ट्रेशन आरंभ कर दिए गए हैं। जिन विद्यार्थियों ने जनवरी 2024 में इग्नू के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया है, उनके लिए 31 जनवरी 2025 तक री रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने जुलाई 2024 सत्र में सेमेस्टर आधारित पाठ्यक्रमों जैसे MBA, MCA, MCOM या BCA आदि में दाखिला लिया है, उनको अपने अगले सेमेस्टर में री रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसी प्रकार जिन विद्यार्थियों ने जनवरी 2024 सत्र में बैचलर प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में दाखिला लिया है, उन्हें जनवरी 2025 में द्वितीय और तृतीय वर्ष में दाखिला करवाना अनिवार्य है। री रजिस्ट्रेशन के लिए विद्यार्थी इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in पर जाकर पुनः पंजीकरण करवा सकते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई निकल चुकी है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ITR नहीं भर पाए हैं। अगर आपने भी अभी तक ITR नहीं भरा है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2024 तक ITR भर सकते हैं। यदि आपने 2023-24 का ITR अब तक फाइल नहीं किया है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं। यदि कुल आय 5 लाख रुपए से कम है तो आपको 1000 रुपए लेट फीस देनी होगी। कुल आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। इस समय यानी 31 जुलाई तक रिटर्न
न भरने के कई नुकसान भी हैं। आयकर के नियमों के मुताबिक निर्धारित तारीख से पहले ITR दाखिल करने पर आप अपने नुकसान को आगे के वित्त वर्षों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी अगले वित्त वर्षों में आप अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं। लेकिन अब ITR भरने पर आप इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कई सोर्सों से आपकी आय की जानकारी भी पहुंच जाती है। ITR दाखिल नहीं करने पर आयकर विभाग उन जानकारियों के आधार पर आपको नोटिस भेज सकता है। नोटिस की परेशानी से बचने के लिए ITR फाइल करना फायदेमंद है। हिमालय में हो रही बर्फबारी और मैदानों की तरफ चलने वाली हवाओं से पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। यहाँ कार की छतों पर पड़ी ओस की बूंदे जम गई है। सीकर के फतेहपुर में पारा -1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पंचमढ़ी में भी हर तरफ ओस जमी हुई नजर आ रही है। यहाँ रात का पारा 1.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। IMD ने हिमाचल और उत्तराखंड में पाला पड़ने का अलर्ट जारी किया है, यानी यहाँ जमीन हवा से भी ठंडी हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में तापमान एक हफ्ते से माइनस में है। सोनमार्ग, गुलमर्ग में मंगलवार रात को भी भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ताजा बर्फबारी हुई है। वहीं बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर के चलते तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है। 12 दिसंबर यानी आज तक केरल और कर्नाटक में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 13 दिसंबर तक तमिलनाडु में बारिश की चेतावनी दी गई है। राजस्थान में शीतलहर से कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर संभाग के जिलों में कोल्ड वेव का सबसे ज्यादा असर रहा है। सीकर के फतेहपुर में तापमान -1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। भारतीय शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स 16 अंक की तेजी के साथ 81,526 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 31 अंक की तेजी रही और ये 24,641 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में गिरावट और 12 में तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 26 में तेजी और 23 में गिरावट देखने को मिली। वहीं एक शेयर फ्लैट बंद हुआ। फाइनेंस, ऑटो और FMCG शेयर्स में बढ़त देखने को मिली है। वहीं बैंकिंग और एनर्जी शेयर गिरे हैं। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 491 रुपए बढ़कर 77,666 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी के दाम में मामूली गिरावट देखने को मिली और ये 110 रुपए गिरकर 92,700 रुपए प्रति किलोग्राम स्तर पर पहुंच गई। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 73,000 रुपए और 10 ग्राम की 24 कैरेट सोने की कीमत 79,620 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।